हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिसेस की, जिसमें हमारा टॉपिक है आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं आव्यूहों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। अपनी आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिए गए आव्यूहों का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हमें दो आव्यूह ए और बी दिए गए हैं तब हम उनका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए एक आवश्यक शर्त होती है और वह शर्त होती है कि यदि हमें दो आव्यूह ए और बी दिए गए हैं तब उनका गुणनफल ए बी परिभाषित होता है। हम ए बी का मान ज्ञात करके बता सकते हैं यदि ए में स्तंभों की संख्या बराबर होती है बी में पंक्तियों की संख्या के। जैसे मान करके चलिए हमें एक आव्यूह ए दिया गया है, ए बराबर ए आई जे, जिसका ऑर्डर हमें m क्रॉस n दिया गया है। साथ ही दूसरा आव्यूह हमें बी दिया गया है बी जे के, जिसका ऑर्डर n क्रॉस p दिया गया है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ जो दोनों आव्यूह लिखे हैं उनकी कोटियों में ए में स्तंभों की संख्या n बराबर ली है बी में पंक्तियों की संख्या n के, क्योंकि यदि यह दोनों बराबर बराबर नहीं होंगे तो हम गुणनफल का मान ज्ञात करके नहीं बता पाएंगे। अब जब हम आपको गुणनफल पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है उसको फुलफिल करना भी ज़रूरी है। तो आप ये याद रखेंगे, हमें यदि दो दिए गए आव्यूहों का गुणनफल ज्ञात करने को कहा जा रहा है तो सबसे पहले आप यह चेक कर लेंगे कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो उस केस में आप उन्हें लिख करके बताएंगे कि इस स्थिति में गुणनफल परिभाषित नहीं है, इस स्थिति में हम गुणनफल ज्ञात करके नहीं बता सकते हैं। तो जब आप यह चेक कर लेंगे कि पहले वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर बराबर है, तब इन दोनों आव्यूहों ए तथा बी का गुणनफल हम एक आव्यूह सी से दे सकते हैं। ए बी का मान हम एक आव्यूह सी से परिभाषित करके बता सकते हैं, जहाँ सी आई के से इसे निरूपित किया जाएगा। क्यों निरूपित किया जाएगा? आप देख रहे हैं यहाँ आई जे आ रहा है, यहाँ जे के आ रहा है। अब जो हमें इनका गुणनफल मिलने वाला है वह कोटि m क्रॉस p का मिलेगा। यदि हम इनमें दोनों उभयनिष्ठ मानों को छोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा m गुणा p। अब यहाँ गुणनफल आव्यूह में प्रत्येक अवयव को प्राप्त करने के लिए जो सी आई के रूप का है वह प्राप्त किया जाएगा जब हम ए की आईवी पंक्ति की गुणा बी के केवे स्तंभ से करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा सी आई के का मान। जैसे मान करके चलिए हमें C11 ज्ञात करके बताना है तो हम ए की पहली पंक्ति की गुणा बी के पहले स्तंभ से करके बताएंगे। इसी तरीके से यदि हमें C12 का मान ज्ञात करके बताना है तो यहाँ हम ए की पहली पंक्ति की गुणा बी के दूसरे स्तंभ से करके बताएंगे। इसी तरीके से आप मान करके चलिए हमें C32 का मान ज्ञात करके बताना है तो आप यहाँ यह पंक्ति की संख्या लेंगे ए में और यह होगी बी में स्तंभ की संख्या। तो इस अवयव को प्राप्त करने के लिए ए की तीसरी पंक्ति की गुणा हम बी के दूसरे स्तंभ में करके बताएंगे और उन अवयवों को एक आव्यूह के रूप में लिख लेने पर आपको पता चल जाएगा दिए गए आव्यूहों का गुणनफल आव्यूह। इसे और थोड़ा जनरल फॉर्म में अगर हम पढ़ें तो सी आई के का मान हमें ज्ञात करने के लिए चाहिए होता है ए की आईवी पंक्ति। तो ए की आईवी पंक्ति को हम लिख करके बताते हैं। आईवी पंक्ति का मतलब है AI1, AI2, AIN तक के मान। IN तक के मान हमने क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ स्तंभों की संख्या n के बराबर है, तो यह पहला स्तंभ, यह दूसरा स्तंभ, यह तीसरा स्तंभ, इसी तरीके से हम n स्तंभों तक जा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ लास्ट में IN लिख करके बताया है। आईवी पंक्ति है इसीलिए सभी में पहले वाला मान i के बराबर है। साथ ही हमें चाहिए होता है b का केवा स्तंभ, साथ में b का केवा स्तंभ। तो यदि हम b का केवा स्तंभ लिख करके बता रहे हैं तो हम लिखेंगे b1 के B2 के से लेकर के Bn के तक के मान।
अब क्योंकि हम केवा स्तंभ ले रहे हैं तो स्तंभ वाला मान तो के में ही चलेगा, लेकिन आगे वाला जो पंक्ति है यह पहली पंक्ति में केवे स्तंभ का मान, यह दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में, और इस तरीके से n पंक्तियों तक हमें आगे जाना है। क्योंकि हमें जो b वाला दे रखा है उनमें पंक्तियों की संख्या n के बराबर है, इसीलिए हम यहाँ n के तक जा रहे हैं। तो यदि हमें अब इनके गुणनफल में CIK का मान ज्ञात करके बताना है, जो कि हमें गुणनफल में मिल रहा है CIK, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग CIK बराबर होता है A की IV पंक्ति की गुणा B के केवे स्तंभ में कर लेने पर। अब इनकी हमें गुणा कैसे करनी है, पहले अवयव की गुणा हम पहले अवयव में करेंगे, तो AI1 B1K, फिर उसके बाद उनके संगत अवयवों में हम प्लस लगाते चले जाएंगे। जैसे पहले अवयव की गुणा पहले अवयव में की, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरे अवयव की गुणा दूसरे अवयव में करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, तो AI2 गुणा में B2K, इसी तरीके से हम आगे तक जाएंगे AIN गुणा में BNK तक। यह हमें पता चल जाएगा अपने गुणन आव्यूह में CIK अर्थात IV पंक्ति और केवे स्तंभ का अवयव, यही हमें देंगे। जब इसी तरीके से हम सभी I और K के समस्त मानों के लिए जो भी संभव मान हो सकते हैं सभी के मान रख करके इस तरीके से इन्हें ज्ञात कर लेंगे, तो वह आव्यूह ही कहलाएगा A और B का गुणनफल आव्यूह। आप आव्यूहों के गुणनफल को एक क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि वहाँ अंक होते हैं, संख्याएं होती हैं। यहाँ पर ABC के पदों में मान चल रहा है, तो आपको थोड़ा शायद कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो ज़्यादा क्लियर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। पर उससे पहले एक नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यदि AB अर्थात A और B का गुणनफल आव्यूह परिभाषित है, AB परिभाषित है, और यह परिभाषित कब रहा होगा, जब A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर रही होगी। तो इसका हम मतलब यह नहीं निकाल सकते हैं कि BA भी परिभाषित होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि यदि A भी परिभाषित है तो BA भी परिभाषित होगा। ऐसा तभी संभव हो सकता है, मान करके चलिए हमें एक A आव्यूह दे रखा है जो कि M क्रॉस N ऑर्डर का दे रखा है, और दूसरा आव्यूह B बराबर हमें BIJ दे रखा है, या आप JK कहें, K क्रॉस L का दे रखा है, या हम K और L में भी इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब यदि हमें ये दो आव्यूह दे रखे हैं और हमें AB भी परिभाषित चाहिए है और BA भी परिभाषित चाहिए है, तो सबसे पहले AB को परिभाषित होने के लिए हमें चाहिए है A के स्तंभों की संख्या बराबर हो B में पंक्तियों की संख्या के। तो AB को परिभाषित होने के लिए हमें चाहिए N बराबर K होना चाहिए। लेकिन यदि हम BA देख रहे हैं तो BA का मतलब है B की गुणा A में करना। तो अब हम B वाले के लिए देखेंगे स्तंभों की संख्या को और A वालों के लिए देखेंगे पंक्तियों की संख्या को। तो BA के परिभाषित होने के लिए हमें चाहिए होगा L बराबर हो M के, और अगर हमें चाहिए कि यह दोनों ही परिभाषित हों तो हम लिखेंगे दोनों के परिभाषित होने के लिए दोनों स्थितियों को एक साथ, अर्थात N बराबर K होना चाहिए और L बराबर M होना चाहिए। यदि ये स्थिति हमें प्राप्त होती है तब ही AB और BA साथ में परिभाषित हो सकते हैं। बाकी अगर एक एक स्थितियाँ पूरी हो रही हैं तो इस स्थिति में AB परिभाषित हो जाएगा और इस स्थिति में BA परिभाषित हो जाएगा। तो इसके कहने का मतलब ये है, जब आप देख रहे हैं N का मान K के बराबर हो गया, L का मान M के बराबर हो गया, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं। और ऐसी स्थितियाँ हमें कब मिलेंगी, जब A और B दोनों के दोनों समान कोटि के वर्गाव्यूह रहे होंगे, ऐसा तभी संभव हो सकता है। तो आप ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह भी इसे पढ़ सकते हो। आपसे पूछा जा सकता है कि यदि हमें दो आव्यूह दिए गए हैं तो उन दोनों के परिभाषित होने के लिए क्या आवश्यक शर्त होती है। तो आवश्यक शर्त होती है कि दोनों के दोनों आव्यूह समान कोटि वाले वर्गाव्यूह होने चाहिए, तभी ऐसा संभव हो सकता है। अब आव्यूह के गुणन को समझ लेते हैं एक क्वेश्चन की मदद से। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक आव्यूह A दिया गया है, दूसरा आव्यूह B दिया गया है, तब हमें AB का मान ज्ञात करके बताना है। सबसे पहले तो दो आव्यूहों का गुणन कब परिभाषित होता है, तब A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो सबसे पहले हम यही चेक कर लें। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पंक्तियाँ हैं 3 और स्तंभ भी हैं 3, तो इसका ऑर्डर हो जाता है 3 गुणा 3। यहाँ पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ ऑर्डर हो जाता है 3 गुणा 2। सबसे पहले यहाँ स्तंभों की संख्या 3 है और यहाँ पंक्तियों की संख्या 3 है। क्या यह दोनों मान बराबर हैं? हाँ जी, बिल्कुल बराबर हैं, दोनों के दोनों 3 हैं। तो इसका मतलब है इस स्थिति में इनका गुणनफल AB परिभाषित होगा, क्योंकि यहाँ स्तंभों की संख्या
बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसके बाद अब हमें निकालना है इनका गुणनफल आव्यूह। अब इनका जो गुणनफल आव्यूह हमें मिलने वाला है ए बी, वो हमेशा मिलता है यदि हम इन दोनों उभयनिष्ठ मानों को छोड़ दें तो हमें मिलेगा 3×2 का। तो जो ए बी का ऑर्डर होने वाला है वो 3×2 होगा। अब 3×2 वाले मैट्रिसेस में हमें 3 पंक्तियां चाहिए हैं और 2 स्तंभ चाहिए हैं। तो 3 पंक्तियां 2 स्तंभ में हमें मान मिलेंगे A11, A12, A21, A22, A31 और A32। ये 6 अवयवों का मान हमें ज्ञात करके बताना होगा। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं A11 का मान, अर्थात ए बी जो ए और बी के गुणनफल आव्यूह को प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके लिए पहले पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव A11। तो A11 का मतलब है ए की पहली पंक्ति की गुणा बी के पहले स्तंभ के साथ करके बताना, क्योंकि हमने जो यहाँ आपको सी आई के बताया था वह सी आई के बराबर होता है ए की आईवीं पंक्ति की गुणा बी के केवें स्तंभ में कर देना। आई के जो यहाँ पहले नंबर पे लिखा हुआ है वह पहले आव्यूह की पंक्ति लेनी है और जो दूसरे नंबर पे लिखा है उसे बी का स्तंभ लेकर के बताना है। तो यहाँ 1 के लिए पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ। तो यहाँ यही लिख करके बताएंगे हम, ए की प्रथम पंक्ति गुणा करनी है बी के प्रथम स्तंभ से। तो यदि हम ए की पहली पंक्ति को देखें तो ए की पहली पंक्ति बराबर है 2, 1 और 3 के, साथ में बी का पहला स्तंभ बराबर है 1, 2 और 4 के। अब इनकी हमें गुणा कैसे करनी है, पहले अवयव की गुणा पहले अवयव में प्लस दूसरे अवयव की गुणा दूसरे अवयव में फिर प्लस तीसरे अवयव की गुणा तीसरे अवयव में। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2 गुणा 1 फिर बीच में प्लस 1 गुणा 2 फिर बीच में प्लस 3 गुणा 4। इन्हें यदि हम हल कर लेते हैं तो 2 एकम 2 प्लस 2 प्लस 12 है, कुल मिला करके हो जाते हैं 16। तो ये हमें मिल जाता है ए बी गुणनफल आव्यूह का A11। इसी तरीके से निकाल करके बताएंगे ए बी में 1, 2 वाली स्थिति में अवयव, क्योंकि हमें ये अवयव चाहिए इसके बाद। इसका मतलब है ए की पहली पंक्ति की गुणा बी के दूसरे स्तंभ में करके बतानी है। ए की प्रथम पंक्ति गुणा में बी का द्वितीय स्तंभ। फिर से हम जो दिए गए हमें मैट्रिक्स है उनसे ए की पहली पंक्ति को लिख लेते हैं। तो 2, 1, 3, बी का द्वितीय स्तंभ बराबर है -2, 1 और -3 के। यदि इनकी गुणा करेंगे 2 की गुणा -2 में, बीच में प्लस 1 की गुणा 1 में, फिर बीच में प्लस 3 की गुणा -3 में। तो यहाँ हमें हल करके मिल जाएगा -4 + 1 माइनस में 9। यहाँ कुल मिला करके हो जाते हैं 9 और 4 13, 13 से 1 घटाएंगे तो 12। तो आंसर हो जाता है -12। अब इसी तरीके से निकालेंगे A21 का मान। तो ए बी के लिए 21 वाला जो अवयव होगा वह बराबर होगा ए की दूसरी पंक्ति की गुणा बी के पहले स्तंभ में करने पर। ए की द्वितीय पंक्ति गुणा में बी का प्रथम स्तंभ, जो कि बराबर होगा, यदि हम ए की दूसरी पंक्ति को देख लेते हैं तो ए की दूसरी पंक्ति है 3 - 2 1, और यदि बी का पहला स्तंभ देखेंगे तो बी का पहला स्तंभ दिया गया है 1, 2, 4। इनकी गुणा फिर से यदि हम कर लेते हैं, 3 की गुणा 1 में करेंगे, बीच में प्लस -2 की गुणा 2 में करेंगे, बीच में प्लस 1 की गुणा 4 में करेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा 3 - 4 + 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हल करके मिल जाएगा 3 के बराबर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट निकालेंगे ए बी में 2, 2 वाला अवयव, अर्थात दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। और दूसरी पंक्ति लेनी है ए की और दूसरा स्तंभ लेना है बी का। एक आसान सा तरीका है, जो भी नंबर यहाँ लिखे हुए हैं वहाँ ये लेनी है पहली पंक्ति पहले वाले आव्यूह से और स्तंभ लेना है दूसरे वाले आव्यूह से। तो जब आप क्वेश्चनों को करना सीख जाएंगे तो आप फिर इन्हें लिखने की जरूरत नहीं महसूस करेंगे। फिर तो आप वहाँ सीधे सीधे जो आपको आव्यूह दिए गए होंगे केवल आप इन मान को लिख करके बताएंगे, माइंड में सोचेंगे ये दूसरी पंक्ति है, यह पहला स्तंभ है, और सीधे सीधे इनकी कैलकुलेशन करके बता देंगे।
अब तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसे आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ना आए। ए की द्वितीय पंक्ति और बी का द्वितीय स्तंभ बराबर होगा। ए की द्वितीय पंक्ति तो अभी हमने ऊपर भी लिखी थी 3 - 2 ए, और बी का द्वितीय स्तंभ और देख लेते हैं -2 1 -3 -2 1 -3। यदि इनकी फिर से गुणा करेंगे, 3 की गुणा -2 में करेंगे -6 प्लस -2 की गुणा 1 में करेंगे -2, 1 की गुणा -3 में करेंगे तो -3। कुल मिलाकर के कितने मान हो जाते हैं? 6 और 2 8 और 3 11, तो -11 मिल जाता है। अब नेक्स्ट है ए बी का 3 1 पोजीशन पे कितना अवयव आने वाला है। तो 3 1 का मतलब है ए की तीसरी पंक्ति, बी का पहला स्तंभ। ए की तृतीय पंक्ति गुणा में बी का प्रथम स्तंभ। फिर से ए की तृतीय पंक्ति को यदि हम उतार लेते हैं तो तीसरी पंक्ति है -1 0 1 -1 0 1, और बी का पहला स्तंभ ऊपर भी हम लिख चुके हैं -2, बी का पहला स्तंभ है 1 2 4 1 2 4। तो इनकी गुणा फिर से कर लें, -1 की गुणा 1 में करेंगे -1 प्लस 0 की गुणा 2 में करेंगे 0, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4, कुल मिलाकर के मिल जाते हैं 5। इसी तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ थोड़ा सही कर लें, ये माइनस में है तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। इसी के साथ ए बी 3 1 और बचते हैं हमारे लास्ट अवयव। तो ए 3 2 हमें मिलेंगे ए की तीसरी पंक्ति और बी का दूसरा स्तंभ। तो ए की तृतीय पंक्ति गुणा में बी का द्वितीय स्तंभ। ए की तृतीय पंक्ति अभी हमने ऊपर लिखी -1 0 1, और बी की दूसरा स्तंभ अभी हमने ऊपर लिखा है -2 1 और -3। इनकी गुणा फिर से यदि हम करें, -1 की गुणा -2 में करेंगे +2, 0 की गुणा 1 में करेंगे 0, और 1 की गुणा -3 में करेंगे तो -3। यहाँ हल करके मिल जाते हैं -1। अब इनका अवयव हमें कैसे लिख करके बताना है? ए बी बराबर, जो ए बी होता है हमारा किसी भी अवयव का जो ऑर्डर होता है, पहले A11 A12 A21, तो जितने भी मान हमने निकाले हैं सबको इनकी जगह पर लगाते चले जाएं। A11 का मान 16 है और ये -12 है, तो यहाँ लिखेंगे 16 -12। दूसरी पंक्ति में 3 -11 है, 3 -11 है। इसी तरीके से लास्ट वाली पंक्ति में 3 और -1। यही हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ए और बी के गुणनफल का मान ए बी अवयव। गुणनफल से ही संबंधित दूसरा प्रश्न हमने यहाँ लिखा है। ए बराबर एक अवयव दिया है जिसकी कोटि 2 × 2 है, साथ ही दूसरा अवयव बी दिया है जिसकी कोटि 2 × 3 है। हमें ए बी का मान ज्ञात करके बताना है। हम अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा लिखने से बचेंगे और इस काम को शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुणनफल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा मार्क्स में आपको नहीं मिलने वाले हैं। अगर हम इतना लिखाई का काम करेंगे तो अपने पूरे पेपर को कवर नहीं कर पाएंगे। तो अब हम करेंगे जितना भी काम अब यहाँ लिख करके हम बता रहे थे वो सब माइंड कैलकुलेशन करके बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये जांच कर लें कि दिया गया जो गुणनफल है जो हमें ज्ञात करके बताना है, क्या वह परिभाषित होगा। तो आप देखें, ए में स्तंभों की संख्या 2 है और बी में पंक्तियों की संख्या 2 है। दोनों मान बराबर बराबर हैं, इसका मतलब है ए बी परिभाषित है, और जिसकी कोटि हमें मिलने वाली है 2 × 3 के बराबर, क्योंकि हम इन वेनिस्ट मानों को छोड़ देते हैं और कोटि हमें मिल जाती है 2 × 3। तो चाहे तो आप यहाँ लिख करके बता सकते हैं, चूंकि ए में स्तंभों की संख्या बराबर है बी में पंक्तियों की संख्या के, अतः ए बी परिभाषित है। बी में पंक्तियों की संख्या जो कि दोनों 2 मान रख रही हैं, इसीलिए ए बी परिभाषित है, और जिसकी कोटि आपको मिलने वाली है, जिसका ऑर्डर आपको मिलेगा 2 × 3। अब यहाँ हमें ए बी निकाल करके बताना है। हमारे माइंड में पहले ही पता चल गया हमें कि इसका ऑर्डर जो है वो 2 × 3 होने वाला है। जब इसका ऑर्डर 2 × 3 होने वाला है तो हमें इसी हिसाब से अपने मैट्रिक्स को बनाना है। 2 पंक्तियां लेनी हैं और 3 स्तंभ लेने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ इस ब्रैकेट को 2 लाइनों में ही बंद कर दिया है।
और सबसे पहले हम निकालेंगे A11। A11 का मतलब है A की पहली पंक्ति की गुणा B के पहले स्तंभ में करनी है। पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करके बतानी है। यहाँ देखेंगे आप, पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में करके बतानी है। तो 6 की गुणा 2 में करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, 9 की गुणा 7 में करेंगे। तो इस तरीके से पहला अवयव पूरा हो जाएगा। फिर जब हम निकालेंगे A12 तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ की गुणा करेंगे, तो 6 की गुणा 6 में करेंगे, बीच में प्लस, 9 की गुणा 9 में करेंगे। इसी तरीके से जब A13 निकाल करके बताएंगे तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लेंगे, क्योंकि A13 है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ की गुणा करेंगे, 6 की गुणा 0 में, 9 की गुणा 8 में। तो ये हो जाती है हमारी पहली पंक्ति। इसी तरीके से जब हम दूसरी पंक्ति का मान ज्ञात करके बताएंगे, जब हमारे पास यहाँ A22 होगा तो उसका मतलब है A की दूसरी पंक्ति की गुणा B के पहले स्तंभ में हमें करके बतानी है 21 का मान। तो A की दूसरी पंक्ति और B का पहला स्तंभ गुणा करेंगे, 2 की गुणा 2 में प्लस 3 की गुणा 7 में। इसी तरीके से जब हम यहाँ A22 और A23 का मान ज्ञात करके बताएंगे तो 2 का मतलब है A की दूसरी पंक्ति और B का दूसरा स्तंभ। A की दूसरी पंक्ति और B का दूसरा स्तंभ, तो 2 की गुणा 6 में प्लस 3 की गुणा 9 में। इसी तरीके से लास्ट में दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हल करने पर 2 की गुणा 0 में प्लस 3 की गुणा 8 में। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक पैटर्न भी आ रहा है, ब्रैकेट वाले अंदर वाले जितने भी मान हैं सब एक जैसे हैं, और ये जो बाहर वाले मान हैं वो पूरी की पूरी पंक्ति में एक जैसे हैं। पहली पंक्ति में एक जैसे मान है, दूसरी पंक्ति में एक जैसे मान हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें हल कर लें। हल करने पर हमें मिलेगा 6 दूनी 12 है प्लस 9 सत्ते 63। इसी तरीके से यहाँ 4 प्लस 21, यहाँ 36 प्लस 81, यहाँ 12 प्लस 27, यहाँ 0 प्लस 72, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 24। इन्हें जोड़ लेने पर हमें लास्ट में आंसर मिल जाता है यहाँ पे 76। इन्हें जोड़ेंगे 7, 8 और 3 11 है, यहाँ 72, 21 और 4 25, यहाँ 39 और यहाँ 24। तो ये हो जाता है हमारा गुणनफल आव्यूह, जो कि A और B की गुणा से हमें प्राप्त हुआ है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। यदि हमें 2 आव्यूह A और B दिए गए हैं तो गुणनफल AB का मान ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लें क्या इनका गुणनफल परिभाषित होगा। तो A का यदि हम ऑर्डर देखें तो 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं, तो ऑर्डर हो जाता है 3 क्रॉस 3। इसी तरीके से इसका ऑर्डर भी है 3 क्रॉस 3। और फिर चेक करेंगे क्या A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। हाँ जी, बिल्कुल बराबर है। उसके बाद जो हमें इनका गुणनफल आव्यूह AB प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ये तो विलुप्त हो जाएंगे इनकी गुणा करने पर, तो यहाँ हमें मिलेगा इनका गुणनफल आव्यूह जिसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। यदि आप 3 क्रॉस 3 का जनरल फॉर्म देखेंगे तो 3 क्रॉस 3 के जनरल फॉर्म के लिए हमें चाहिए A11, A12, A13, इसी तरीके से 21, 22, 23 और लास्ट में 31, 32 और 33। तो इन्हीं सफिक्स के अकॉर्डिंग ही हमें अपने AB के अवयव ज्ञात करके बताने हैं। पहले उन्हें लिख करके बता दें, चूंकि AB में स्तंभों की संख्या बराबर है B में पंक्तियों की संख्या के, तीनों 3 के बराबर आए हैं, इसीलिए AB परिभाषित है। ये लाइन आप खुद से लिख लेंगे, AB परिभाषित है और जिसका ऑर्डर हमें मिलने वाला है 3 क्रॉस 3। अब हम इन्हें ज्ञात करके बताएं AB का मान। तो AB बराबर होगा, सबसे पहले निकालेंगे A11। A11 ज्ञात करने के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ से हम पंक्तियाँ लेते हैं और यहाँ से स्तंभ लेते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हमें गुणा करके बताना है। 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 प्लस 3 की गुणा 0 में करेंगे 0 प्लस 4 की गुणा 3 में करेंगे 12। ये हो जाता है A11। इसी तरीके से A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हल करने के लिए 2 की गुणा -3 में करेंगे, माइनस में 6, बीच में प्लस लगाएंगे, 3 की गुणा 2 में करेंगे 6, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, 4 की गुणा 0 में करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। इसके बाद A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ की गुणा करने के लिए
2 की गुणा करेंगे 5 में 10, बीच में प्लस, 3 की गुणा करेंगे 4 में 12, प्लस 4 की गुणा 5 में करेंगे तो 20। अब आ जाते हैं दूसरी पंक्ति पर। A21 का मान ज्ञात करने के लिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करेंगे। 3 की गुणा 1 में करने पर 3, प्लस 4 की गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस 5 की गुणा 3 में करेंगे 15। तो ये हो जाता है A21। इसी तरीके से A22 ज्ञात करने के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों की गुणा करते जाएं। 3 की गुणा -3 में करेंगे -9, प्लस 4 की गुणा 2 में करेंगे 8, प्लस 5 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। इसके बाद A23 हमें ज्ञात करके बताना है, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ इस बार लेंगे। 3 की गुणा 5 में करेंगे 15, प्लस 4 की गुणा 4 में करेंगे 16, प्लस 5 की गुणा 5 में करेंगे तो 25। इसके बाद आ जाते हैं तीसरी पंक्ति पर। A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर से संगत अवयवों की गुणा करते चले जाएं। 4 एकम 4, प्लस 5 की गुणा 0 में करेंगे 0, 6 की गुणा 3 में करेंगे 18। 32 का मतलब है तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करके बतानी है। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 की गुणा -3 में करेंगे -12, 5 की गुणा 2 में करेंगे 10, और यहाँ 0 में करेंगे तो 0, क्योंकि 6 की गुणा 0 में करनी है। लास्ट में बचता है A33 तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को हल करने के लिए 4 गुणा 5 20, प्लस 5 गुणा 4 20, प्लस 6 गुणा 5 30। इन सभी को जोड़ लेते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ 12 और 2 14, ये दोनों विपरीत चिन्ह के हैं 0, यहाँ इन्हें जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 1 4, 42 हो जाते हैं कुल मिलाकर के। 15 और 3 18, यहाँ बचेंगे -1, और इन्हें जोड़ करके हो जाएगा 56, इन्हें जोड़ करके हो जाएगा 22, इन्हें जोड़ करके -2, और इन्हें जोड़ करके 70। तो यही हो जाता है हमारा गुणनफल आव्यूह, जो कि प्रदत्त आव्यूह A और B के गुणनफल से हमें प्राप्त हुआ है। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों में इनका गुणनफल ही ज्ञात करके बताना है, बिल्कुल उसी मेथड से जैसा कि अभी हमने सीखा है। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म की। धन्यवाद।